केजरीवाल होना अपने 13 साल के अस्तित्व में आप आम आदमी पार्टी विरोधाभासों की एक रोलर कोस्टर राजनीतिक सवारी से गुजरी है। ये भ्रष्टाचार विरोधी अपने मूल विचार से हटकर जन कल्याण की ओर बढ़ गई, जिसमें हिंदू प्रतीकों का तड़का लगा है। इस यात्रा के दौरान पूरी शक्ति इसके संस्थापकों में से एक अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है। 2013 की एक सर्दियों की सुबह, उस समय पहचान बन चुकी गांधी टोपी और साधारण नीले स्वेटर में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। श्री केजरीवाल राजधानी के बीचों बीच रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने के लिए मेट्रो से गए थे। ये वही जगह थी जहां मात्र 13 महीने पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन आईएसी आंदोलन से एएपी का जन्म हुआ था। ये न केवल दिल्ली वासियों के लिए बल्कि देश भर के करोड़ों लोगों के लिए ऐतिहासिक पल था, जिन्होंने इसे भारत में शांतिपूर्ण क्रांति के रूप में देखा। शिक्षित लोगों का एक समूह राजनीति के पारंपरिक नियमों को फिर से लिखने का वादा कर रहा था। श्री केजरीवाल ने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और उनके सहयोगी वकील प्रशांत भूषण और चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव दिल्ली के पेशेवर वर्ग से थे। वे भारत के आम आदमी को भ्रष्टाचार मुक्त विकल्प और सुशासन की पेशकश कर रहे थे। लेकिन अगले 12 वर्षों में जैसे जैसे एएपी ने दिल्ली में, जहां उसने 10 वर्षों तक शासन किया, और पंजाब में, जहां वो पहली बार सत्ता में है, सरकार में है, पार्टी ईमानदारी के अपने मूल विचारों से दूर हो गई है। इसने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी जैसी बुनियादी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। इस यात्रा के दौरान उनके लगभग सभी प्रमुख सहयोगियों के पार्टी छोड़ दिया और सारी शक्ति श्री केजरीवाल के हाथों में केंद्रित हो लगी। अब राघव चड्ढा, संदीप पाठक और 5 अन्य सांसदों के पार्टी छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी भाजपा में विलय करने के बाद एएपी के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शुरू में ही ऐसे संकेत मिले थे कि श्री केजरीवाल पारंपरिक अर्थों में एक राजनेता थे। शुरुआत के लिए उन्होंने कहा था कि वे राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन आए। उन्होंने घोषणा की थी कि वे कभी कांग्रेस या भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन मिलाया। जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने एएपी बनाने के लिए आईएसी आंदोलन के चेहरे अन्ना हजारे को भी छोड़ दिया। 2024 में जब श्री केजरीवाल को दिल्ली की शराब नीति के फैसलों में भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर जेल भेजा गया, तो उनकी सहयोगी सुश्री आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया और इसे अपने गुरु अरविंद केजरीवाल के लिए सुरक्षित रखा। उन्होंने मीडिया से कहा, दिल्ली का केवल एक ही मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी की छवि 2013 के चुनाव की तैयारी में जिस चीज ने जनता की कल्पना को सबसे ज्यादा आकर्षित किया, वो केवल एएपी का विचार नहीं था, बल्कि स्वयं श्री केजरीवाल थे। खादी पहनने वाले राजनेताओं की तुलना में उनका रूप बिल्कुल अलग था। वे अपनी दफ्तर जाने वाली शर्ट, जेब में प्लास्टिक का पेन, सैंडल की एक जोड़ी और सलीके से संवारे बालों के साथ एक मध्यम वर्गीय कामकाजी नागरिक का प्रतीक थे। ये यही नहीं रुका। शपथ ग्रहण समारोह के लिए श्री केजरीवाल और कैबिनेट का दिल्ली मेट्रो लेना इसी छवि का विस्तार था। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी वे पार्टी के एक शुभचिंतक द्वारा दान की गई नीली मारुति सुजुकी वैगनार में घूमते रहे। उन्होंने सरकारी बंगले में न जाने और वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने का वादा किया था। अब वे दिल्ली में लगभग 45 लाख रुपए की एसयूवी में चलते हैं और अब मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी सरकारी बंगले में रहते हैं। वास्तव में जब वे मुख्यमंत्री थे, तब उनके सरकारी बंगले का कम से कम 30 करोड़ रुपए में नवीनीकरण किया गया था। विपक्ष ने उनके घर को शीश महल करार दिया और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में उन्हें लगातार निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। श्री केजरीवाल और उनकी पार्टी दोनों ही चुनाव हार गए। हालांकि उनकी हार के पीछे सिर्फ शीश महल की बदनामी ही नहीं थी, वन मैन आर्मी। दिसंबर 2013 में दिल्ली में सत्ता में आने के बाद केजरीवाल ने 49 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो सदन में आवश्यक संख्या की कमी के कारण विधानसभा में दिल्ली जन लोकपाल विधेयक पेश नहीं कर पा रहा था। जन लोकपाल विधेयक को लागू करना आईएसी आंदोलन की मुख्य मांग थी और एएपी के गठन की कुंजी थी। श्री केजरीवाल दिल्ली की जनता के पास वापस गए और 2015 के चुनाव में जनता ने उन्हें 70 में से 67 सीटों का ऐतिहासिक जनादेश दिया और 15 साल तक लगातार दिल्ली पर शासन करने वाली कांग्रेस शून्य पर सिमट गई।
इस समय एएपी और श्री केजरीवाल अजय लग रहे थे, लेकिन 2 महीने के भीतर जैसे ही एएपी प्रमुख ने पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत की, संस्थापक सदस्यों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर निष्कासित कर दिया। एक अन्य संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास को इस हद तक किनारे कर दिया गया कि आखिरकार उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कई अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। जनवरी 2021 में पार्टी ने चुपचाप अपने संविधान में संशोधन किया, उस क्लॉज को बदल दिया जो किसी को भी लगातार 3 साल के 2 कार्यकाल से अधिक पद पर रहने से रोकता था। इसने श्री केजरीवाल के लिए राष्ट्रीय संयोजक, जो पार्टी का सर्वोच्च पद है, के रूप में बने रहने का रास्ता साफ कर दिया। पिछले 2 विधानसभा चुनावों 2020 और 2025 में पार्टी के घोषणा पत्र को केजरीवाल की गारंटी कहा गया है। यहां तक कि पार्टी में नंबर 2 माने जाने वाले मनीष सिसोदिया भी चुनाव रैलियों के दौरान ज्यादातर श्री केजरीवाल के नाम पर वोट मांगते हैं। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में उन्होंने जंगपुरा के मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल ने मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में जंगपुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए चुना है। जब पूरी दिल्ली अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने के लिए एकजुट हो रही है, तो जंगपुरा को भी अरविंद केजरीवाल का एक प्रतिनिधि विधायक के रूप में भेजना चाहिए। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार जब एएपी दिल्ली में सत्ता में थी, तब श्री केजरीवाल अपने कई विधायकों के लिए भी सुलभ नहीं थे और उन्हें श्री सिसोदिया के माध्यम से जाना पड़ता था। पार्टी के सभी बड़े फैसले श्री केजरीवाल और उनके 7 या 8 लोगों के आंतरिक घेरे द्वारा लिए जाते रहे हैं। 2015 में पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सत्ता में लौटने के बाद श्री केजरीवाल ने सबसे पहले हर घर को रियायती बिजली और हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी देना शुरू किया। उसी वर्ष बाद में दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली जन लोकपाल विधेयक 2015 को मंजूरी दी और बाद में इसे विधानसभा द्वारा पारित किया गया। केंद्र ने इसे ये कहते हुए अनुमति नहीं दी कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और इसके लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। गायब होता भ्रष्टाचार विरोधी मंच धीरे धीरे एएपी सुप्रीमो द्वारा दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार स्थापित करने की स्वघोषित घोषणाओं के बाद ये मुद्दा श्री केजरीवाल के राजनीतिक शब्दकोश में पीछे छूटने लगा। पंजाब में एएपी की सरकार बनने के बाद उन्होंने कभी जन लोकपाल विधेयक पारित नहीं किया, जबकि वो एक पूर्ण राज्य है और जहां केंद्र से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे वे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनकारी से दूर हुए, श्री केजरीवाल की चुनावी राजनीति जन कल्याण और सब्सिडी के वादे में बदल गई, जिसमें हिंदू प्रतीकों का पुट था। श्री केजरीवाल ये कहने से नहीं कतराए कि वे दिल्ली में राम राज्य बना रहे हैं और उन्होंने 2021 में दिल्ली सरकार के दीपावली समारोह के हिस्से के रूप में सार्वजनिक धन का उपयोग करके राजधानी में अयोध्या के राम मंदिर की 30 फीट ऊंची प्रतिकृति भी बनवाई। उन्होंने और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने उस प्रतिकृति पर पूजा की। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान श्री केजरीवाल चतुराई से दूर रहे। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर दिल्ली पुलिस उनकी सरकार के नियंत्रण में होती तो वे प्रदर्शनकारियों से सड़कें खाली करवा लेते। 15 साल से पार्टी के साथ काम कर रहे एक स्वयंसेवक ने कहा कि वो इन घटनाक्रमों से मोहभंग महसूस कर रहे हैं। ये कहने का क्या मतलब है कि हमें मुद्रा नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीरें छापनी चाहिए क्योंकि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को उबरने में मदद मिलेगी। हम में से कई लोगों को एएपी से ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि वे अब एएपी की तुलना में कांग्रेस के साथ वैचारिक रूप से अधिक जुड़े महसूस करते हैं। 2019 में एएपी ने अनुच्छेद 370 को हटाने के पक्ष में मतदान किया, जिससे जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन लिया गया। भले ही पार्टी दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे का तर्क देती रही। 2020 में जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए और जिसमें 53 लोग मारे गए, तो दंगों के शुरुआती दिनों में इलाके का दौरा न करने के लिए श्री केजरीवाल की आलोचना हुई। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनावी रूप से चीजें केजरीवाल के पक्ष में जाती रहीं। वे 2020 में दिल्ली की सत्ता में लौटे, 70 में से 62 सीटें जीतीं। एएपी ने 2022 में पंजाब में जीत हासिल की और उसी साल के अंत में गुजरात में 5 सीटें जीतीं। इस प्रदर्शन के कारण एएपी को गठन के मात्र 10 साल से कुछ अधिक समय में ही 2023 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया।
2025 में दिल्ली हारने के बावजूद और दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों से सरकार हिलने के बाद भी एएपी का वोट शेयर 43.57% था, जो चुनाव जीतने वाली भाजपा से केवल 2% कम था। इसके विपरीत कांग्रेस भाजपा से लगभग 39% पीछे रह गई। एक पूर्ण राज्य के विपरीत दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के पास पूर्ण राज्य के राज्यपाल की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। इसके अलावा मई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा कानून में बदलाव ने उस वर्ष की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और दिल्ली सरकार में नौकरशाही का नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल को दे दिया गया। लेकिन हार की गहराई और दीवार पर लिखी इबारत एएपी प्रमुख के लिए बिल्कुल स्पष्ट थी। यदि वे पंजाब हार जाते हैं तो एएपी के लिए खेल खत्म हो सकता है, क्योंकि ये एकमात्र राज्य है जहां पार्टी सत्ता में है। दिल्ली चुनाव परिणाम के एक महीने से भी कम समय के बाद श्री केजरीवाल ने अपने विश्वसनीय साथियों, पूर्व दिल्ली शिक्षा मंत्री सिसोदिया और पूर्व दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ अपना आधार पंजाब स्थानांतरित कर दिया, जिन्हें उन्होंने वहां पार्टी के कामकाज का प्रभारी बनाया। वे चंडीगढ़ के सेक्टर 2 के बंगला नंबर 50 में रहने चले गए और ये पंजाब का शक्ति केंद्र बनकर उभरा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली से एएपी विश्वसनीय नेताओं को पंजाब बुला लिया। एक दशक से एएपी के साथ काम कर रहे पार्टी के एक सूत्र का कहना है, एक साल पहले एएपी मुश्किल स्थिति में थी, लेकिन सिसोदिया ने शिक्षा सहित विभिन्न विभागों में काम करना शुरू किया और सत्येंद्र जैन ने नशीली दवाओं के खतरे को देखा। तब से पार्टी के लिए चीजें काफी बदल गई हैं। फरवरी में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में श्री केजरीवाल, श्री सिसोदिया और 21 अन्य को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद से श्री केजरीवाल, जो दिल्ली की राजनीति से लगभग गायब थे, राष्ट्रीय राजधानी में अधिक दिखाई दे रहे हैं और भाजपा से सीधे लोहा ले रहे हैं। इसी मोड़ पर 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ी। भाजपा के साथ उनके विलय को राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मंजूरी दे दी है। श्री चड्ढा श्री केजरीवाल के बेहद करीबी हुआ करते थे और श्री पाठक पार्टी के पर्दे के पीछे के संगठनात्मक व्यक्ति थे। दोनों 2022 में पंजाब जीतने में सहायक थे और श्री केजरीवाल के आंतरिक घेरे का हिस्सा थे। हालांकि श्री चड्ढा लगभग 2 वर्षों से दूर रहे हैं। पार्टी के एक अंदरूनी व्यक्ति का कहना है, केजरीवाल ने दल बदल को रोकने की कोशिश की और उन्होंने संदीप पाठक सहित 3 सांसदों से मुलाकात भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता था कि पाठक भाजपा में शामिल होंगे। एएपी ने राज्यसभा में सांसदों के भाजपा में विलय को चुनौती दी है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है, इसलिए लोगों के मन में एक सवाल स्वाभाविक है कि क्या आम आदमी पार्टी बच पाएगी। श्री केजरीवाल के लिए ये एक परिचित सवाल है। ये तब उठा था जब उन्हें श्री सिसोदिया और अन्य नेताओं को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये तब भी उठाया गया था जब वे दिल्ली विधानसभा चुनाव हार गए थे और जब श्री यादव और श्री भूषण को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अधिकांश राजनेताओं की तरह श्री केजरीवाल आगे बढ़ गए हैं। उनकी झाड़ू उनके अतीत को बुहारती जा रही है।